Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 9th geography and we were on chapter 3 drainage. We have already completed the chapter. Today what we are going to do is question and answers. So without wasting any further time, let's get into the chapter. जो पहले कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो है पेशेंस की. पेशेंस से क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि अक्सर हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे नॉट, आर इन सबको मिस आउट कर जाते हैं. क्वेश्चन को देख के हमें लगता है कि इसका आंसर हमें आता है. दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हमारे को नहीं आता हो. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन राउंड को अपनाते हैं. कैसे होगा वो मैं एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वूलर लेक लोकेटेड. तो वूलर लेक याद है मैंने आपको बताया था इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वूलर लेक है. और वो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में. ये बहुत ही खूबसूरत लेक है. इनफैक्ट जब भी आप जम्मू कश्मीर जाइए तो एक बार वूलर लेक जरूर देखिए. अगर अभी के लिए आपको समझना है तो आप एक बार गूगल पे जाइए और इसकी इमेज को देखिए. एक बार जब आप इमेज देखते हैं, अपना प्लान बनाते हैं घूमने के लिए, तो आपकी जो चीजों को याद करने का कैपेसिटी है वो अक्सर बढ़ जाता है. सो कहां पर है ये वूलर लेक, ये है डी, जम्मू एंड कश्मीर. ये बन गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट. तो हमारे को पता था कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक प्लेटो, उस अमरकंटक से ये निकलती है. नर्मदा नदी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है. कहा जाता है नर्मदा नदी का हर एक पत्थर शिवलिंग जैसा होता है, राइट. और ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये अमरकंटक प्लेटो है मध्य प्रदेश में, जहां से ये ओरिजिनेट होती है रिवर. और ये गिरती कहां पर है, ये गल्फ ऑफ खंबट में गिरती है जो कि गुजरात में है, राइट. हमने ये सब पढ़ा हुआ है. तो द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट सतपुड़ा नहीं जी, अमरकंटक नहीं, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट नहीं, ब्रह्मगिरी. ओके, सो सी है हमारा आंसर अमरकंटक. आई एम सॉरी मैं अमरकंटक को स्किप कर गया था. सो हमारा आंसर क्या है, सी अमरकंटक. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक. इनमें से कौन सी नमकीन पानी की लेक है. ओके, अगर एलिमिनेशन राउंड पे जाना है, आपको पता है कि डल लेक क्या है, फ्रेश वाटर लेक है. जम्मू कश्मीर में दोनों लेक्स क्या है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं. चाहे डल लेक ले लो चाहे वूलर लेक ले लो, दोनों ही लेक्स क्या है, फ्रेश वाटर लेक है. वूलर लेक क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है. तो डल लेक कैन नॉट बी द आंसर. गोविंद सागर नहीं, वूलर नहीं. वूलर इज ऑफ कोर्स अगेन अ फ्रेश वाटर लेक, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. तो देन क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सा वाला है, सांबर लेक. सो सांबर लेक इज आवर आंसर. सो सांबर लेक कहां पर है, सांबर लेक इज इन राजस्थान. राजस्थान में कभी राजस्थान घूमिए. जब भी मैं आपको कोई जगह बता रहा हूं तुरंत पॉज करिए वीडियो, दूसरा टैब खोलिए, देखिए ये कहां पर है, एक दो चीजों उसके बारे में पढ़िए. अपने आइटिनरी में कभी अपना जो आपका बिगर प्लान है कि हम यहां घूमने जाएंगे, उसमें एक लिस्ट में इसे ऐड करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि वो जगह कहां है. ज्योग्राफी को याद करने की चीज नहीं है. ज्योग्राफी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. You just need to connect with it. एक बार आपने उसके साथ कनेक्शन बैठा लिया तो हर इंसान को घूमना फिरना पसंद है, हर इंसान को एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करना बहुत पसंद है. This is what all geography is about, right? Which one of the following is the longest river of peninsular India? मैंने आपको कल भी बताया था कि जब पेनिनसुलर रिवर्स की बात आती है तो गोदावरी नदी को हम गंगा कहते हैं साउथ की, राइट. क्योंकि वो इतनी लंबी है, इतनी ज्यादा उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो जाहिर सी बात है सबसे लंबी रिवर कौन सी है, गोदावरी. इसके अलावा अगर कभी कंफ्यूजन हो तो जी फॉर गंगा, जी फॉर गोदावरी. दिस कैन आल्सो बी अनदर ट्रिक टू रिमेंबर द आंसर. लेट्स गो टू द सेकंड. ओके, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली. मैंने कल भी आपको बताया था कि जब एक ब्लॉक, बहुत बड़ा ब्लॉक, बहुत बड़ा का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है वो, उसमें क्या होता है कि जब कोई ब्लॉक में एक फ्रैक्चर आ जाता है जिसकी वजह से एक ब्लॉक नीचे हो जाता है, बाकी के दो ब्लॉक ऊपर रह जाते हैं. इसकी वजह से एक एलिवेटेड लैंड और एक डिप्रेस्ड लैंड हो जाता है. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में जाइए और उसको देखिए कि एक बहुत बड़ा जो ब्लॉक है माउंटेन का,
वो बन के तैयार होते हैं। बड़े बड़े ब्लॉक्स जो एलिवेटेड लैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ऐसे ही दो ब्लॉक माउंटेन्स इंडिया के मिडिल में है, एक को बोलते हैं विंध्या, एक को बोलते हैं सतपुड़ा। याद होगा, अगर मैं आपको इस पे थोड़ा बना के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। आई होप थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया। ओके, सो इंडिया के इधर मिडिल में ये ऐसे करके ब्लॉक माउंटेन्स है जिनको हम बोलते हैं विंध्या, और उसी के थोड़ा सा नीचे सतपुड़ा है। अब ये टू डायमेंशनल है डायग्राम, इसलिए मैं आपको ठीक से बता नहीं पा रहा। ये ऐसे करके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं और इन ब्लॉक के बीच में एक गड्ढा सा बनता है। इस गड्ढे से निकलती है, बहती है एक नदी जिसे हम कहते हैं नर्मदा नदी। और फिर इसके ट्विन सिस्टर भी है जो कि इसी के नीचे वाली रिफ्ट वैली से बहती है, जिसे हम तापी कहते हैं। इंडिया में 3 रिवर्स हैं जो कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। एक नर्मदा है, एक तापी है और एक दामोदर है। लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस और देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। महानदी जी नहीं, तुंगभद्रा जी नहीं, कृष्णा जी नहीं, तापी। तापी इज आवर आंसर, क्योंकि तापी भी रिफ्ट वैली से ही गुजरती है। इनफैक्ट तापी को हम नर्मदा की ट्विन भी कहते हैं। लेट्स गो अहेड। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्टिव है। व्हाट इज मेंट बाय अ वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। मैंने जानबूझ के ये पिक्चर भी यहाँ पे लगाई है कि ताकि समझने में आसानी हो जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, वाटर डिवाइड का मतलब होता है कोई भी एलिवेटेड लैंड, कोई भी लैंड जो कि ऊपर उठा हुआ लैंड है, जो दो रिवर सिस्टम्स को अलग करता है। दो रिवर्स को तो करता ही है, साथ साथ दो रिवर सिस्टम्स को भी अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे इंडिया में भी है, अंबाला का शहर। अंबाला का जो शहर है वो दो रिवर सिस्टम्स को अलग करता है। एक तरफ उसके वेस्ट में इंडस रिवर सिस्टम आती है और उसके ईस्ट में गंगा रिवर सिस्टम आती है। कुल मिला के अंबाला वो उठा हुआ शहर है जिसके वेस्ट में कौन सी आ रही है, इंडस रिवर सिस्टम, और जिसके ईस्ट में आ रही है गंगा रिवर सिस्टम। मैंने ये जगह छोड़ रखी है जिसपे मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, बट मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो वाटर डिवाइड क्या है? इट्स एन एलिवेटेड लैंड जो कि दो रिवर सिस्टम्स को अलग करती है। इसका एग्जांपल है हमारे सामने अंबाला का शहर, जो कि इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को अलग अलग करता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? भाई देखो, यहां पर अगेन क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है, रिवर बेसिन इन इंडिया की बात कर रहा है। तो इंडिया में कौन से रिवर बेसिन सबसे ज्यादा लंबा है, ये हमारे को पता है। हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स से लंबी है, ये हमारे को पता है। इनफैक्ट हमने हिमालयन रिवर्स में कौन सबसे लंबी है ये भी बात किया था, उससे छोटी उससे छोटी। इसको याद करने का एक निमोनिक भी बनाया था जिसको हमने कहा था कि बिग। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी, उसके बाद इंडस और उसके बाद गंगा। बट सवाल है ये कि इंडिया के अंदर सबसे लंबी रिवर कौन सी है, सबसे लंबा रिवर बेसिन किसका है? तो हमारे को अच्छी तरीके से पता है, इट इज रिवर गंगा, जिसका सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा लेंथ कहां पर है, इंडिया के अंदर है। क्योंकि ये पूरी तरह तो नहीं, यहां देखिए, यहां उत्तराखंड के पहाड़ों से दो हेड वाटर स्ट्रीम्स निकलती हैं, एक भगीरथी, एक अलकनंदा, देवप्रयाग पे मिलती है। उसके बाद ये रिवर पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में होते हुए, इनफैक्ट इसकी ट्रिब्यूटरी जो है यमुना, इसके साथ साथ चलती रहती है, वो इसको ज्वाइन करती है प्रयागराज पे, और फिर ये रिवर बिहार में एंटर करती है, बिहार से उसके बाद बंगाल में जाती है, बंगाल के बाद इसकी मेन ब्रांच जो है वो बांग्लादेश में घुसती है। इसकी एक सर्दर्न ब्रांच है जो कोलकाता शहर की तरफ जाती है, जिसको हम कहते हैं हुगली रिवर, और उसकी जो मेन ब्रांच है जो फरक्का से डिवाइड हुई थी वो बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ से इसको बोलते हैं, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको हम बोलते हैं पद्मा। वहां से ब्रह्मपुत्र आती है जिसको हम बोलते हैं जमुना। पद्मा और जमुना का संगम होता है बांग्लादेश में। उसके बाद ये मेघना बन के नीचे की तरफ आती है और उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज डिवाइड हो जाती हैं। ये एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म बनाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे कि हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। सो आई सपोज आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर मिल गया होगा कि कौन से रिवर का सबसे लंबा बेसिन है, वो है इंडिया में, वो है गंगा। ठीक है, और आप इस तरीके से मैप भी बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिए मैप बनाने की, ये कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हर इंसान बना सकता है। जब मैंने शुरुआत करी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए,
तो मैंने भी बना बना के सीखना शुरू कर दिया कि कैसे बन सकता है। ठीक है, सो इट्स सिंपल, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट है वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। हमको ये बताना है कि इंडस और गंगा का ओरिजिन कहां पर है। भाई सबसे पहले इंडस की बात कर लेते हैं। इंडस का जो ओरिजिन है वो यहाँ तिब्बत में कैलाश माउंटेन्स है, उसके पास में एक मानसरोवर लेक है, वहां से है इसका ओरिजिन। मानसरोवर कैलाश यहां से निकलती है, लद्दाख में जाती है, उसके बाद इसका हेड वाटर गिलगित बल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करता है और इसकी जो ये होते हुए ये सिंध में गिर जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी, बट जब वो क्वेश्चन नहीं पूछा तो हम उसके बारे में क्यों डिस्कस करें। एक तो हो गया इंडस, तो हो गया मानसरोवर तिब्बत, यहाँ तिब्बत भी लिख सकते हैं। और गंगा का ओरिजिन हमारे को पता है उत्तराखंड में है। दो जगह दो हेडवाटर्स मिलती हैं, एक भगीरथी और एक अलकनंदा। भगीरथी निकलती है गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये जो अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से मिलती है ये देवप्रयाग में, और उसके आगे की कहानी आपको अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट, नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म गंगा। ओके, सो हमने ये अभी हमने कंप्लीट किया। हमने ये बोला कि भाई देखिए ये जो दो हेड स्ट्रीम्स हैं, एक है भगीरथी, एक है अलकनंदा, दोनों जो है अलग अलग जगह से निकलती है। एक निकलती है गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर से, एक निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। दोनों रिवर्स नीचे की तरफ आती हैं, ये हेड वाटर स्ट्रीम्स हैं। ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पे, विच इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप वहां पे जाइए और वहां की सुंदरता का लुत्फ उठाइए। और ये जो दोनों प्लेसेस हैं ये कहां पे मिलती हैं, देवप्रयाग पे मिलती हैं, और यहां से शुरुआत होती है गंगा रिवर की। तो यही क्वेश्चन का आंसर है हमारे। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, तो भगीरथी और क्या अलकनंदा। और कहां पे मिलती है गंगा बनाने के लिए, ये मिलती है देवप्रयाग पे, और यहां से गंगा की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? Okay, so अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि ब्रह्मपुत्र का जो कोर्स है यहाँ पर इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कम है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों कम है या सिल्ट क्यों कम है, राइट। इसको देखते हैं। देखो हमने पहले भी देखा था कि ये है नेपाल का एरिया, और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे तिब्बत में चीमा युंगडुंग ग्लेशियर है जो कि वही मानसरोवर लेक के पास में है, वहां से निकलती है और ये रिवर इस तरीके से बहती है तिब्बत में, और उसके बाद ये ऐसे करते हुए नामचा बर्वा पर्वत में एक दिहांग जॉर्ज है जिससे ये इंडिया में एंटर करती है। ये हमारे को पता है। सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये सेम रिवर है जहां पर बहुत कम सिल्ट होता है, वहां जहाँ पे बहुत सारा कम पानी होता है, बट अचानक से इंडिया में आके ये बहुत ही विकराल रूप धारण करती है और खूब सारा फ्लडिंग करती है इन सारे पार्ट्स में, राइट। सवाल ये कि यहां से यहां तक ये क्यों कम है, इसका आंसर समझने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे हायर लैटिट्यूड पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, राइट। अगर हायर लैटिट्यूड, अब देखिए ये है ना हायर लैटिट्यूड, ये हायर लैटिट्यूड है और यहां पर क्या है, यहां टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, बर्फ बहुत हाई रेट पे नहीं पिघलेगी। जब अगर बर्फ बहुत ज्यादा हाई रेट पे नहीं पिघलेगी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, राइट। कम पानी पिघल रहा है तो कम ही पानी होगा ना, और जब पानी कम होगा तो क्या वो बहुत ज्यादा इरोशन करेगा, नहीं करेगा। पानी तो जब ज्यादा होगा तब ज्यादा इरोशन होगा ना, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा इरोशन। अब पानी कम है तो इरोशन भी कम होगा, इरोशन कम है तो सिल्ट भी कम होगा, सिंपल आंसर, राइट। सो ये क्या बोले, व्हाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिबेटन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। इतना लंबा कोर्स होने के बावजूद ऐसा क्यों है, क्योंकि हायर लैटिट्यूड की वजह से टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, जो मेल्टिंग है ग्लेशियर की या स्नो की वो कम होगी, राइट। और जब वो कम होगी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होगा तो उससे क्या होगा, इस सिल्ट भी, इरोशन भी कम होगा, और इरोशन कम होगा तो सिल्ट भी कम होगा। आंसर राइटिंग जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, इसको पैराग्राफ में तो लिखना ही है, इसके अलावा आप इसको बहुत अच्छी तरीके से स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हायर लैटिट्यूड लिखिए, एरो बनाइए, उस हायर लैटिट्यूड से क्या होगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से क्या होगा, मेल्टिंग लेस होगी,
मेल्टिंग लेस होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस होगा तो क्या होगा, इरोजन लेस होगा। और इरोजन लेस होगा तो क्या होगा, सिल्ट भी लेस होगा। एग्जामिनर कभी भी आपकी कॉपीज के आंसर इतने लंबे लंबे नहीं पढ़ता, अगर उसको ये पता चल जाता है आपने पैराग्राफ में लिखा है और प्लस आपने ऐसा डायग्राम बताया, वो डायग्राम देखेगा और समझ में आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता है। लेट्स गो अहेड। व्हाई, अच्छा, व्हिच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ। ओके, मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर रिवर्स में दो रिफ्ट रिवर मतलब दो रिवर्स ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली से होके गुजरती हैं। ट्रफ मतलब क्या होता है, ट्रफ मतलब एक किस्म का डिप्रेशन, और आपको पता है रिफ्ट वैली भी क्या होती है, डिप्रेशन ही तो होता है, एक किस्म का लोअरिंग होती है। तो वो वही पूछ रहा है कि दो ऐसी कौन सी नदियां हैं पेनिनसुलर रिवर्स जो कि कहां से गुजरती है, ट्रफ से गुजरती है या रिफ्ट वैली से गुजरती है। तो आपको पता है उसका आंसर क्या है, नर्मदा और तापी। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक। ओके, सो ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, राइट। भाई देखो, जब हम रिवर और लेक्स की बात करते हैं तो रिवर और लेक्स में क्या होगा, पानी रहता है। उस पानी को किसकी जरूरत होती है, फैक्ट्रीज को उसकी जरूरत होती है, इंडस्ट्रीज को उसकी जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे चीजें हम मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें फ्रेश वाटर एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। इतना ही नहीं, इन रिवर्स को हम यूज करते हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, राइट। इतना ही नहीं, हम इसको नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, इस तरीके से। तो ये पानी से जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो हमें काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो 3 मेजर फील्ड्स हैं जहां पर रिवर्स का और लेक्स के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, रिवर और लेक्स को हम टूरिज्म पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रिवर और लेक्स को आप कितने मल्टीपर्पस तरीके से यूज करें। इनफैक्ट आपने देखा ये कि कितने सारा जितने भी ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहां का जो मेन अट्रैक्शन होता है वही लेक होती है, राइट। सो हम क्या करेंगे, 4 ऐसे करके हेडिंग बना लो। एक लगा दो कि टूरिज्म में हेल्प करता है, एक में आप लिख दो कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पर आप इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा एग्रीकल्चर की बात कर लो, राइट। चौथा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर लो। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो जूट इंडस्ट्री का। जो अब जूट के चीजें बहुत फेमस हो रही है बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली। तो जूट के जो बैग्स बनते हैं, जूट का जो फाइबर बनता है, उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर। इट्स अ वेरी वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री, सो यू नीड वाटर फॉर दैट, एंड फॉर वाटर यू नीड व्हाट, यू नीड रिवर्स एंड लेक्स। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। 4 हेडिंग्स डालिए, उन हेडिंग्स के अंदर जो मैंने आपको बताया वो आप लिखिए एंड यू गेट द गुड मार्क्स, राइट। ओके, सो नाउ इट इज अबाउट जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्रेश वाटर लेक है या फिर ये सॉल्ट वाटर लेक है। मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि उसमें ज्यादातर जो सागर वर्ड आता है, इट्स अ मैन मेड लेक, राइट। इट्स अ मैन मेड लेक क्योंकि हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियली वो बनाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, कभी कभी क्या होता है ना, ये शायद टॉपिक था आपके उसमें, मैं शायद आपको स्किप कर गया, इसमें मुझे दिखा नहीं। कभी कभी कुछ वर्ड्स आपने कुछ ऐसी चीजें सुनी होंगी, सी, कैस्पियन सी, डेड सी, एराल सी। ये एक्चुअली में समंदर नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ये लेक्स का साइज इतना इनॉर्मस हो जाता है कि इनको हम सी की डेजिग्नेशन दे देते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली सी, दे आर एक्चुअली लेक्स, ठीक है। सो देखते हैं इसको। आपको अच्छी तरीके से पता है वूलर लेक क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। सो क्या है, ये एक नेचुरल लेक है। ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। नैनीताल सबको अच्छी तरीके से पता है, नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। इनफैक्ट हम सब लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी गए होंगे या आप लोगों का अब जाने का प्लान बनेगा। तो नैनीताल भी क्या है, ये भी एक नेचुरल लेक है। गोविंद सागर भाई साहब, ये क्या है, सागर आ गया, यानी ये मैन मेड लेक है, यानी कहीं ना कहीं इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए वाटर को कंटेन किया गया है। बहुत एनॉर्मस साइज है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया गोविंद सागर। बड़ा पानी, मैंने आपको बताया था बड़ा पानी कहां पर है, मेघालय में है। शिलोंग और गुवाहाटी के रास्ते के में पड़ता है बड़ा पानी। और ये बड़ा पानी उनकी भाषा में एक
मतलब उनका एक्सेंट है बड़ा पानी, तो अगेन इट इज नेचुरल, ये भी नेचुरल है। सांभर लेक, सांभर लेक क्या है, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, और ये क्या है, ये एक नेचुरल लेक है। ये कहां पर है, राजस्थान में, राइट। फिर उसके बाद आता है निजाम सागर, सागर आ गया अचानक, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, नॉट तेलंगाना। सो ये दिस इज मैन मेड लेक अगेन, नागार्जुना सागर अगेन अ मैन मेड लेक। ये सारी वो वाटर बॉडीज हैं जिनको कि आर्टिफिशियली कंटेन किया गया है, राइट। फिर इनके फ्लो को, मतलब जो कंटेन करके जो अचानक से छोड़ेंगे गेट से, उनके फ्लो से काइनेटिक एनर्जी से टरबाइंस घूमेंगे, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसके बाद उसको उसके साथ कन्वर्ट किया जाएगा डायनामो से, और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। डल लेक, ऑफ कोर्स इट इज अगेन अ नेचुरल लेक। जम्मू एंड कश्मीर में जैसी साइड पे जाओगे, वैली के अंदर, श्रीनगर सिटी के अंदर ये डल लेक आपको मिलेगी। भीमताल, भीमताल भी कहां पर है, भीमताल भी उत्तराखंड के अंदर है, तो ये भी क्या है, ये भी एक नेचुरल लेक है। नैनीताल के आउटस्कर्ट्स में है भीमताल, नैनीताल एक शहर है, उसका मेन अट्रैक्शन नैनीताल है, और उसके बाहर भीमताल है जो कि काफी ज्यादा बड़ी लेक है। लोकटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में 2018 में आया हुआ है। लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में है, और ये काफी ज्यादा चर्चित लेक भी रही है। और यहाँ पर एक एनिमल एंटीलोप पाया जाता है जिसका नाम संगाई है, और वो वहां का स्टेट एनिमल भी है। ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं, एक बार टाइप करिए सांगाई, उसके अलावा टाइप करिए फुंडी, फुंडी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इस लेक के अंदर, उसके अंदर आपको देखेंगे ये सांगाई, और बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। देखिए एक बार चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, ये हमारी लोकटक लेक। चिलिका लेक, चिलिका लेक क्या है, ये एक सलाइन ब्रैकिश वाटर लेक है, और ये बे ऑफ बंगाल के पास ओडिशा में है। दिस इज अगेन अ नेचुरल लेक। राणा प्रताप सागर, इट्स अ man made lake. Pulicat is again a natural lake. Hirakud is man made. Hirakud is the longest dam of India. ठीक है, so ये बात याद रखिएगा। This is on Mahanadi river. This dam is on Mahanadi and it's in Orissa. ठीक है, and it's also the longest dam of India. Okay. Discuss the significant difference between the Himalayan and the Peninsular rivers. ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है, और आपको इसके लिए मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने आपको 2 टेबल बना के दिखाया था कि किस तरीके से हिमालयन रिवर्स जो है उनका कोर्स लंबा होता है, और उनके मुताबिक अगर उनके कंपैरिजन में पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्स छोटा होता है। हिमालयन रिवर्स का कोर्स लंबा ही नहीं, इनफैक्ट ये यूथफुल भी होती है, क्योंकि पहाड़ों से उतरती है, इसलिए इनका फ्लो काफी ज्यादा तेज होता है। वहीं पर जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है उनका फ्लो इतना तेज नहीं होता है, ये मैच्योर रहती है। उनका यूथफुल हो गया, उनका मैच्योर हो गया। तीसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी का भी कोर्स ज्यादा लंबा होगा, यूथफुल होगा, तो क्या करेगा, ज्यादा इरोजन करेगा। तो ये करती है ज्यादा इरोजन, वो करती है कम इरोजन। जाहिर सी बात है, ज्यादा इरोजन करेंगी तो क्या होगा, ज्यादा डीप रहेंगी, राइट। तो ये ज्यादा डीप होंगी, वो शैलो रिवर्स रहेंगी, राइट। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे, आप उस पार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कुल 6 डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में। लेट्स गो अहेड। क्या बोल रहा है, कंपेयर द ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, सो इंडियन पेनिनसुला की ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को हमारे को कंपेयर करना है। मैंने आपको बताया था वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, मैंने आपको बताया था एक हमारे सामने नर्मदा थी, एक हमारे सामने तापी थी, बाकी की छोटी छोटी नदियां थी जो वेस्टर्न घाट से निकल रही थी और अरेबियन सी में गिर रही थी, राइट। ये मैंने आपको बताया। तो अगर मेन डिफरेंसेस की बात करें, और वहीं पर जो मैंने आपको इसके बारे में बताया था ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वो काफी लंबी लंबी रिवर्स थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। चलो देखते हैं इसको, 2 टेबल बना लो। इसमें क्या है, एक तरफ लिख दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और इस तरफ लिख दो ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ओके। जब हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की, तो आप वहां पर क्या लिखोगे, ज्यादातर वर्ड होगा यूज, ज्यादातर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या है, शॉर्टर है, और ये क्या है, ये लॉन्गर है। जनरली वर्ड यूज जरूर करना इनके आगे, जनरली याद रखना। दूसरा, अगर ये शॉर्टर होंगी तो ज्यादा इरोजन ये कर पाएंगी, लेस इरोजन। लॉजिक लगाओगे तो अपने आप हो जाएगा। और ये लंबी है तो ज्यादा लंबा टाइम मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, मोर इरोजन। ओके। अगर ये लेस इरोजन कर रही हैं तो ये क्या होंगी, ये शैलोअर रहेंगी। और ये क्या करेंगी, ये ज्यादा इरोजन कर रही है तो ये क्या होंगी, ये डीपर होंगी।
चौथा, ये जब रिवर इतने से इतने टाइम के लिए ही यहां तक बह रही है तो ये ज्यादा इरोजन नहीं करेगी, ज्यादा सिल्ट नहीं करी होगा, तो इनका मैंने आपको बताया था डेल्टा कैसे बनता है, तो इनका क्या होगा, सिंगल माउथ एंट्री से, मतलब एक माउथ से ये लोग सीधा अरेगेन सी में गिर जाएंगे, और ऐसे ही माउथ को बोलते हैं एस्चुरी, सिंगल माउथ एंट्री। जबकि ये वाली जो रिवर्स हैं ये क्या करती हैं, खूब सारा इरोजन करेंगी, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये लास्ट में इनका स्लोप जेंटल हो जाएगा और ये ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाएंगे और ये काफी ज्यादा डेल्टा वाला एरिया बनाएंगी, इसलिए यहाँ पे खूब सारा एग्रीकल्चर भी होगा। मैंने आपको बताया था डेल्टा रीजन आर वेरी प्रोडक्टिव रीजन, और डेल्टा जब ये इस तरह बह रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, खूब सारे सेडिमेंट्स लेके आएंगी, खूब सारे सेडिमेंट्स के डिपॉजिट करने की वजह से, स्लोप के जेंटल होने की वजह से ये लास्ट में अपने माउथ के पास में ऐसे बिछाएंगी, रिवर जो है वो डिवाइड हो जाएगी लास्ट में ब्रांचेस में, और ऐसे किस्म का एक ट्रायंगुलर लैंडमार्क बनेगा जिसे हम कहते हैं डेल्टा। तो ये क्या करेंगे, डेल्टा का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है। पांचवें पॉइंट में आप इनके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा तापी, जुआरी जो गोवा में है, इसके अलावा पेरियर जो केरला में है, और यहां पर आप क्या कर लोगे, यहां पर आप गोदावरी लिख लो, कृष्णा लिख लो, कावेरी लिख लो, बहुत सारी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। ये बिल्कुल एक रिपीटिशन है क्वेश्चन का कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। आप फिर से वही 4 पॉइंट्स लिखोगे, एक टूरिज्म पर्पस के लिए, दूसरा इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तीसरा एग्रीकल्चर के लिए, और चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है इससे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पानी की जरूरत होती है। ये 5 पॉइंट्स आप लिख लो, इसी के साथ आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो आई होप द सेशन वाज गुड और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, आपको पता है क्या करना है, राइट, वही करना है, जॉब करते हैं, ठीक। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेट में मिलेंगे। वो जो चैप्टर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, हमारे को उसको काफी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छा बैठ रहा है कनेक्शन, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और आप पढ़ते रहिए और मेरी विशेष आपके साथ है।